टीचिंग गुरु में आपका फिर से स्वागत है। तो अब हम हिंदी स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि लुसेंट है। लुसेंट की बुक से हिंदी की प्रैक्टिस करेंगे विद थियरी के साथ। तो स्टार्ट करते हैं पहला यूनिट अपना अल्फ़ाबेट। भाषा संस्कृत के भाष शब्द से बना है। भाष का अर्थ है बोलना। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध। पदबंध से छोटी इकाई पद। पद से छोटी इकाई अक्षर सिलेबल और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि या वर्ण है। राम शब्द में 2 अक्षर राम म एवं 4 वर्ण र आ म अ है। तो वर्णमाला अल्फाबेट। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। पहला है मानक हिंदी वर्णमाला। मूलतः हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, 10 स्वर प्लस 35 व्यंजन एवं लेखन के आधार पर 52 वर्ण, 13 स्वर और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन हैं। स्वर हैं अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अ। कुल 10 प्लस 3 13। क वर्ग वाले व्यंजन क ख ग घ ङ। च वर्ग च छ ज झ ञ। ट वर्ग ट ठ ड ढ ढ। द्विगुण व्यंजन ड और ढ है। त वर्ग में त थ द ध न। प वर्ग में प फ ब भ म। अंतस्थ य र ल व क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। ऊष्म व्यंजन क्या है? स श स ह। संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञ री। तो विदेशों से आगृत गृहीत ध्वनियां हैं कुछ। अरबी फारसी अ क ख ग ज भ अ क ख ग का प्रयोग अपकम तलबिंदु या नुक्ता वाले वर्ण। अंग्रेजी से आ। नोट वर्णों की गणना 2 आधार पर की जाती है, उच्चारण व लेखन। उच्चारण के आधार पर की गई वर्ण गणना को ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 47, 10 स्वर प्लस 37 व्यंजन प्लस 35 हिंदी के मूल व्यंजन प्लस 2 आगत व्यंजन ज और फ है। छ त्र ज्ञ स्र एकल व्यंजन नहीं है, ये संयुक्त व्यंजन है। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या 55 है। इसमें उन सभी पूर्ण वर्णों को शामिल किया जाता है जो लेखन या मुद्रण में प्रयोग किए में आते हैं। तो नेक्स्ट है स्वर। स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। परंपरागत रूप से इनकी संख्या 13 मानी गई है। उच्चारण की दृष्टि से इनमें केवल 10 ही स्वर हैं। आ ई उ ए ओ औ। स्वरों का वर्गीकरण। पहला मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर। पहला है ह्रस्व स्वर जिनके उच्चारण में कम समय एक मात्रा का समय लगता है, जैसे अ ई उ। ये क्या है? ह्रस्व स्वर अ ई उ। दूसरा है दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से अधिक समय 2 मात्रा का समय लगता है। आ ई उ ए औ आ। अ ई उ ह्रस्व स्वर है। दीर्घ स्वर उनके छोड़ के जो है वो सब दीर्घ स्वर है। नेक्स्ट है प्लोत स्वर जिनके उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों में इसका प्रयोग किया जाता है, जैसे राम। दूसरा है जीभ के प्रयोग के आधार पर अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का अग्र भाग काम करता है, जैसे ई ए ऐ। के बाद है मध्य स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का मध्य भाग काम करता है, जैसे अ। उसके बाद है पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का पश्च भाग काम करता है, जैसे आ उ ओ औ आ। तीसरा है मुख द्वार मुख विवर के खुलने के आधार पर विपरीत वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार पूरा खुलता है, जैसे आ। नेक्स्ट है अर्ध विपरीत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा खुलता है, जैसे अ ए औ आ। अर्ध संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है, ए औ। संवृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद रहता है, ई ओ।
तो यहाँ देखिए विद डायग्राम के साथ दिया गया है। नासिका, नासिक से है अ ग अ ण न म। दंत मूल से र ल है। दंत से त वर्ग वाले हैं और स है। दंत ओष्ठ से व है। तो ये डायग्राम से आप देख सकते हैं। ओठों की स्थिति के आधार पर अवृतमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार नहीं होते हैं, आ इ ए। नेक्स्ट है वृत्तमुखी, जिन स्वरों के उच्चारण में ओठ वृत्तमुखी या गोलाकार होते हैं, उ ओ आ। नेक्स्ट है हवा के नाक व मुंह से निकलने के आधार पर निर्नुनासिक मौखिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है, आ इ आदि। नेक्स्ट है अनुनासिक स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ नाक से भी निकलती है, ई। नेक्स्ट है घोषत्व के आधार पर। घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। स्वर तंत्री में जब कंपन होता है तो सघोष ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सभी स्वर सघोष ध्वनियाँ होती हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ स्वर मिला होता है। अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव नहीं। परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 मानी जाती है। द्विगुण व्यंजन ढ को जोड़ देने पर इनकी संख्या 35 हो जाती है। व्यंजनों का वर्गीकरण। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय हवा फेफड़ों से निकलते हुए मुंह के किसी स्थान विशेष, कंठ, तालु, मूर्धा, दांत या होठ का स्पर्श करते हुए निकले, उच्चारण के स्थान पर आधार पर स्पर्श व्यंजन के वर्ग हैं। क वर्ग कंठ, च वर्ग तालव्य, ट वर्ग मूर्धन्य, त वर्ग दंत होता है तथा प वर्ग ओष्ठ। स्पष्ट है कि स्पर्श में पीछे से आगे की ओर जाने का क्रम है। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत्य, ओष्ठ, अर्थात कंठ पहले है तो ओष्ठ सबसे बाद में। वर्ग उच्चारण। कंठ से क ख ग घ अंग। तालव्य से तालु च वर्ग वाले आते हैं, च छ ज ज इ। मुंह के भीतर के ऊपरी छत का पिछला भाग। मूर्धन्य है ट ठ ड ढ वर्ग वाले। दंत हैं, दांत वर्ग वाले हैं, त थ द ध न। ओष्ठ वर्ग वाले हैं, प वाले ओष्ठ वर्ग के हैं। नोट, कुछ विद्वान च वर्ग को स्पर्श संघर्षी भी मानते हैं। घोषत्व के आधार पर घोष का अर्थ है स्वर तंत्रियों में ध्वनि का कंपन। अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन न हो, हर वर्ग का एकला और दूसरा व्यंजन। सघोष, अघोष, जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों के में कंपन हो, हर वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा व्यंजन। प्राणत्व के आधार पर। यहाँ प्राण का अर्थ हवा से है। अल्प प्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से कम हवा निकले, हर वर्ग का एकला, पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन। मतलब हर वर्ग का पहला और तीसरा और पांचवा व्यंजन है। महाप्राण, जिन व्यंजनों के उच्चारण में मुख से अधिक हवा निकले, जिन व्यंजनों के उच्चारण में कार की ध्वनि विशेष रूप से सुनाई दे, हर वर्ग का दूसरा और चौथा व्यंजन। नेक्स्ट है अंतस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण पारंपरिक वर्णमाला के बीच अर्थात स्वरूप व व्यंजनों के बीच स्थित हो। वर्ग और उच्चारण स्थान। यह तालव्य, तालु, आर वत्स, दंतमूल मसूड़ा, ल वत्स, दंतमूल मसूड़ा, द या र ल व, ये सब सघोष और अल्पप्राण है। नोट, पहला है य व अर्धस्वर ध्वनि जो कभी स्वर हो कभी व्यंजन। आर लुंठित, जिसके उच्चारण में जीभ तालु से लुढ़क कर स्पर्श करे। ती है ल पार्श्विक, जिसके उच्चारण में हवा जीभ के पास और बगल से निकल जाए। तीसरा है उष्म संघर्षी, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण रगड़ खाकर निकले और उष्मा गर्मी पैदा करे। तो श श श ह, ये क्या है? उष्म संघर्षी। नेक्स्ट है उत्क्षिप्त, ढ और ढ, जिनके उच्चारण में जीभ पहले ऊपर उठकर मूर्धा का स्पर्श करे और फिर झटके के साथ नीचे को आए, तो ये है उत्क्षिप्त व्यंजन। नोट, ढ ढ हिंदी के विकसित व्यंजन है, ये संस्कृत में नहीं थे। अंग मूर्धन्य सघोष अल्पप्राण, ढ मूर्धन्य सघोष महाप्राण। नेक्स्ट है आगत ध्वनियाँ, क ख ग ज भ, ये सब क्या है? आगत गृहीत ध्वनियाँ हैं। नेक्स्ट है अयोगवा,
अनुस्वार विसर्ग, अनुस्वार को शीर्ष बिंदु वाला वर्ण एवं विसर्ग को पार्श्व बिंदु वाला वर्ण भी कहते हैं। परंपरा अनुसार अनुस्वार और विसर्ग को स्वरों के साथ रखा जाता है, किंतु ये स्वर ध्वनियाँ नहीं हैं, क्योंकि इनका उच्चारण व्यंजनों के उच्चारण की तरह स्वर की सहायता से होता है। ये व्यंजन भी नहीं है, क्योंकि इनकी गणना स्वरों के साथ होती है और उन्हीं की तरह लिखने में इनके लिए मात्राओं क्रमशः का प्रयोग किया जाता है। दूसरे शब्दों में अनुस्वार और विसर्ग लेखन की दृष्टि से स्वर एवं उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन होते हैं। चूंकि इन दोनों का जाति योग न तो स्वर के साथ और न ही व्यंजन के साथ होता है, इसलिए इन्हें अयोग कहा जाता है। फिर भी ये अर्थ वहन करते हैं, इसलिए अयोग वाह, अयोग प्लस वाह कहलाते हैं। नेक्स्ट है शब्दकोश देखने का सही तरीका। शब्दकोश में वर्णों अक्षरों के आने का क्रम। शब्दकोश में पहले स्वर बाद में व्यंजन का क्रम आता है। शब्दकोश में अनुस्वार और विसर्ग का स्वतंत्र गढ़ के रूप में प्रयोग नहीं होता, लेकिन संयुक्त वर्णों के रूप में इन्हें अ आ ओ औ से पहले स्थान मिलता है, जैसे क कह क का की को के कै को कौ। शब्दकोश में पूर्ण वर्ण के बाद संयुक्ताक्षर का क्रम आता है, जैसे क कह कक्का को कौ कै के बाद क्य क्र क्ल क्व छ। शब्दकोश में छ त्र ज्ञ का कोई पृथक शब्द संग्रह नहीं मिलता, क्योंकि ये संयुक्ताक्षर होते हैं। अतः वे इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए अतएव इनसे संबंधित शब्दों को ढूंढने के लिए इन संयुक्ताक्षरों के पहले अक्षर या वर्ण वाले खाने में जाना होता है। जैसे यदि हमें छ में जाना है तो क पे हलन थन स से संबंधित शब्द का अर्थ ढूंढना हो तो हमें क वाले खाने में जाना होगा। इसी तरह त में कापा हलंत प्लस आर के लिए त वाले खाने में, ग के लिए ज में हलंत, फिर य के लिए ज वाले खाने तथा श्र में श, फिर हलंत, फिर प्लस र के लिए स वाले खाने में जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है अंग, इय, ढ, ढ से कोई शब्द शुरू नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र रूप से शब्दकोश में नहीं मिलते। तो आइए कुछ प्रश्न हैं, इनसे इस शब्द से इस टॉपिक से रिलेटेड सॉल्व करते हैं हम लोग। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो पहले का आंसर है डी, वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। वर्णमाला कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर है डी। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो तीसरा देखते हैं हम लोग। इसका तीसरा राइट आंसर है ए। निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? क और ख। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? तो चौथा का देखते हैं, ये रेलवे में प्रश्न पूछा हुआ है। चौथा का सी। तो ड ढ ये क्या है? मूर्धन्य व्यंजन है। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? पांचवा का देखते हैं। पांचवा का बी। तो उसका राइट आंसर है क और क। तो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे हम आपसे एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तो टीचिंग गुरु को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए, अपना फीडबैक दीजिए। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।